नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। अपने इस कार्यक्रम के जरिए हम कृषि जगत से जुड़ी तमाम विशेष जानकारियां आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। अपने आज के इस खास कार्यक्रम में भी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ ऐसी ही खास जानकारियां, इस उम्मीद के साथ कि ये जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित होंगी। तो आइए अपने आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं नए कृषि कानूनों के साथ। हमारी वर्तमान सरकार समय समय पर किसानों के हितों के लिए कई योजनाएं लेकर आती है और हाल ही में 3 नए कानून भी आए हैं जिससे कि किसानों को लाभ मिल सकता है। तो क्या है ये कृषि कानून, इनके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल जी। देखिए, भारत सरकार में हमेशा ही यह प्रयास रहा है कि किसान को उसकी कीमत की ज़्यादा से ज़्यादा उसकी उपज की ज़्यादा से ज़्यादा कीमत मिले, उसकी आमदनी बढ़े, उसकी जो खेती है वो लाभकारी हो। तो इसमें जो 2 बाधाएं थी जो अभी किसान के सामने आती थी वो ये थी कि जब बहुत अच्छी उपज होती थी तो भाव उसको नहीं मिल पाते थे, भाव कम हो जाते थे, और अगर उपज कम होती थी और भाव होते थे तो उसके पास बेचने के लिए ही सरप्लस नहीं होता था। दूसरा समस्या ये थी कि जब मंडी में उपज को लेके किसान जाता था तो केवल जो लाइसेंसधारी व्यापारी हैं वही उस उपज को खरीद सकते थे। तो उसके पास ये विकल्प नहीं था कि वो मंडी के बाहर अगर उसको अच्छी कीमत मिल सकती है तो उसको बेच सके, क्योंकि प्रतिबंध था प्रत्येक राज्य में मंडी अधिनियमों के अंतर्गत कि केवल मंडी में ही उपज बिक सकती है। भारत सरकार की एमएसपी की व्यवस्था लागू थी जो अब भी लागू है। वो विकल्प हमेशा ही किसान के पास उपलब्ध था, पर बहुत बार किसान को जो अच्छी कीमत जिन उपजों की एमएसपी वैल्यू नहीं होती है, जैसे हॉर्टिकल्चर की प्रोड्यूस है, फल फूल सब्जियां हैं, और भी बहुत सारी प्रोड्यूस है जिसकी जो निर्भरता है वो मार्केट के ऊपर है, और अगर मार्केट में सही एवेन्यूज़ और सही प्रतिस्पर्धा नहीं होती तो किसान को अच्छा मूल्य नहीं मिल पाता था। जो ये तीनों कानून आए हैं उसमें एक एक करके इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। जो पहला कानून है उसमें ट्रेड एंड कॉमर्स का जो किसान की उपज का है उसको खोला गया, उसकी बंदिशें हटाई गई हैं। किसान अब नए कानून को आने के बाद मंडी में भी अपनी उपज बेच सकता है अगर मंडी में उसको अच्छा मूल्य मिले, पर मंडी के बाहर भी किसी वेयर हाउस से, किसी प्रोसेसर की फैक्ट्री के ऊपर, किसी अन्य राज्य के व्यापारी को जो बहुत अच्छा मूल्य दे रहा हो, या ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे, इन सभी वैकल्पिक संस्थाओं में, वैकल्पिक व्यवस्थाओं में भी अपनी उपज को बेच पाएगा। जिसका अर्थ है कि जो पहले उसको सुविधा उपलब्ध थी, मंडी की सुविधा, एमएसपी पर बेचने की सुविधा, वो तो है ही, उसके अलावा अन्य विकल्प खुलने से अगर उसको अच्छा मूल्य किसी अन्य विकल्प से मिलता है तो वो मूल्य को ले पाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कीमत में अपनी उपज को बेच पाएगा। नई टेक्नोलॉजी भी आ पाएगी। ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म अब सभी क्षेत्रों में आ गए हैं। हर चीज़ का जो व्यापार है वो अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे और फ्लिपकार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पे होता है। तो कृषि उत्पाद जो किसान के हाथ में है उसका व्यापार क्यों ना ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे हो, इसलिए ये सोचा गया कि ये व्यवस्था भी कानूनी तौर पर किसान को उपलब्ध कराई जाए। वो अब इस कानून में उपलब्ध कराई गई है। किसान के अधिकारों का सुरक्षित रखा गया है। उसकी पेमेंट समय पे हो, अगर उसकी पेमेंट में देरी होती है तो जो व्यापारी है उस पर दंड का प्रावधान हो। जो फसल बिकती है उसकी जो बिक्री का मूल्य है उसकी रसीद किसान को मिले, और अनेक ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिससे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन समय पे हो और किसान को उसकी उपज का ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था में मिल पाए। जो दूसरा कानून है जो फार्मिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड है, इस कानून में ये प्रावधान किए गए हैं कि किसान जब बुआई करते हैं तो बुआई के समय ही मूल्य के उतार चढ़ाव से बचने के लिए अपनी फसल, आने वाली फसल को बेच पाएँ, तो उसके लिए एग्रीमेंट कर पाएँ। ये व्यवस्था कुछ हद तक पहले भी थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भारत में होता था, पर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की व्यवस्था थी उसमें कोई एक यूनिफॉर्म कानून, एक समान कानूनी व्यवस्था पूरे देश में नहीं थी। वो व्यवस्था इस कानून से लागू की गई है। अब किसान बराबरी पर आकर जो कॉरपोरेट है, प्रोसेसर है
होलसेलर है, रिटेलर है, उसके साथ एग्रीमेंट कर सकता है। ऐसी फसल को उगा सकता है जिसका मूल्य उसको अच्छा मिले, जिसका व्यापार कुछ ही बाज़ारों में होता है या निर्यात के लिए होता है। जो पहले उसके पास तकनीक नहीं थी, उसको अच्छा बीज या पौधे नहीं मिलते थे, अच्छा तकनीकी ज्ञान नहीं मिलता था, वो जो ख़रीदार है उसके माध्यम से अब उसको मिलेगा और वो अच्छी कीमत की फसल को पहले से ही कीमत निर्धारित करके अपनी उगाने की व्यवस्था कर पाएगा और एक निर्धारित आमदनी उसको होगी जो सामान्यतः किसान समझदारी से देख के ही करेगा कि उसको अगर आमदनी ज़्यादा होती है और उसके अड़ोस पड़ोस के किसानों की जो उपज है उससे ज़्यादा उसको लाभ होता है, तभी वो ऐसे एग्रीमेंट्स करेगा और इससे एक व्यापार की नई संभावना बढ़ेंगी, निजी निवेश आएगा, जो वैल्यू चेन है वो बढ़ेगी, जो अभी गैप है वो दूर होंगे और एक्सपोर्ट की मार्केट भी देश के उत्पाद को मिलेगी। इस कानून में भी बहुत अच्छे प्रावधान किए गए हैं कि किसान के हितों का संरक्षण हो। उसकी भूमि से संबंधित कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता, एग्रीमेंट सिर्फ उत्पाद का हो सकता है, कृषि का जो उत्पाद है। एग्रीमेंट के अंतर्गत अगर कोई परमानेंट स्ट्रक्चर किसान की भूमि पे बनता है तो उसकी मलकियत भी किसान की होगी। अगर कोई रिकवरी की व्यवस्था होती है, अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन होता है तो 150% तक के जुर्माने की व्यवस्था उस व्यापारी पे होगी जो उसका समय पे भुगतान नहीं करता। पर किसान के विरुद्ध कार्रवाई सीमित ही हो सकती है। अगर किसान ने कोई एडवांस लिया है या किसी प्रकार का बीज का उसको प्रदाय किया गया, उसका पैसा भी देना है, तो सिर्फ इस तरह की रिकवरी हो सकती है। मूल्य के उतार चढ़ाव से अगर किसान अपनी फसल को नहीं देता है व्यापारी को, तो किसान के विरुद्ध कोई भी कार्रवाई नहीं की जा सकती। तो किसान को छूट है और किसान को ये भी छूट है कि अगर कोई रिकवरी थोड़ी बहुत है जो उसने एडवांस लिया है तो भी उसकी भूमि के खिलाफ रिकवरी नहीं हो सकती, सिर्फ उत्पाद से ही रिकवरी हो सकती है। तो जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये किसान को एक तरह से सशक्त करके और संरक्षित करके इस लेवल पे लेके आता है कि वो किसी भी प्राइवेट व्यापारी के साथ अपना अनुबंध कर सके, अपना एग्रीमेंट कर सके और निडर होके ऐसा काम करे जिससे उसको ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके। जो तीसरा कानून है वो इस संबंध में है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में अमेंड किया गया है। पहले क्या था कि जो व्यापारी उपज खरीदते थे किसान की, उनको स्टॉक करने पे सीमा रहती थी और जब स्टॉक की सीमा है तो अगर किसी व्यापारी की क्षमता भी है खरीदने की तो एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा वो नहीं खरीद पाता था। तो उससे असर ये होता था कि बाज़ार में जो किसान की उपज कोई खरीदार है वो उतने कम हो जाते थे। ये बिल्कुल सही अवधारणा है इकोनॉमिक्स की कि डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर मूल्य निर्धारित होते हैं। अगर डिमांड ज़्यादा है, अगर ख़रीदार ज़्यादा है तो मूल्य बढ़ते हैं। तो अब जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें ये हो गया है कि जो लिमिट्स हैं, जो स्टॉक की लिमिट्स हैं, वो बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशंस में या इमरजेंसी सिचुएशन में ही लगाई जा सकती हैं। सामान्य तौर पर ये शर्तें नहीं होंगी, जिससे जो व्यापारी हैं, जो प्रोसेसर हैं, जो एक्सपोर्टर हैं, वो जितना चाहे उतना किसान से उसकी उपज को खरीद के स्टॉक कर सकते हैं। तो इस व्यवस्था के आने से किसान की उपज के खरीदार बढ़ेंगे, किसान की उपज की खरीदने में जो लिमिटेशंस थी वो हटेंगी और वो जो हम शुरू से जो तीनों कानूनों की एक ही अवधारणा है कि किसान की उपज की खरीदार ज़्यादा हो, उनकी प्रतिस्पर्धा ज़्यादा हो और किसान को अधिक से अधिक मूल्य उसकी उपज का मिल सके। तो इन तीनों जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हैं उससे जो हम लोग जो सरकार की तरफ से जो प्रयास है वो ये है कि किसान को स्वतंत्रता हो, किसान अब आगे बढ़ के उद्यमी बने, वो एंटरप्रेन्योर बने और ऐसा फैसला करे जिससे उसकी आमदनी में बहुत तेज़ी से वृद्धि हो। ऐसी फसलें उगाए जिसका मूल्य बाज़ार में ज़्यादा है, जिसके लिए नए बाज़ार उपलब्ध हो सकें और निर्यात में भी भारतवर्ष का स्थान हो और दुनिया भर में भारत का उत्पाद जाए और जिसका सीधा लाभ हमारे किसानों को हो। तो अभी आपने कृषि कानूनों के बारे में जाना। इसी के साथ कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब।
देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत में। आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर AK सिंह जी से हमने की खास बातचीत। आइए उस बातचीत की दिखाते हैं आपको एक झलक। सर, हरित क्रांति के माध्यम से हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, लेकिन सर वहीं हम दलहन के क्षेत्र में देखते हैं, तिलहन के क्षेत्र में देखते हैं, तो सर आज भी हम इंपोर्ट करने के लिए, आयात करने के लिए निर्भर हैं और इसमें सर हम आत्मनिर्भर नहीं हुए हैं। आपके जो संस्थान है इसके माध्यम से क्या किया जा रहा है? अब जो है हमारा दलहनी फसलों का उत्पादन इस समय जो है वो करीब 25 मिलियन टन के आसपास है और जो हमारी आवश्यकता है उस आवश्यकता को हम पूरा कर पा रहे हैं। अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि हमको वास्तव में आयात करने की ज़रूरत पड़े और दलहनी फसलों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है। हमारे संस्थान के द्वारा, जैसा कि मैंने बताया, अरहर की किस्म विकसित की गई है जो कि कम समय में पकती है और उसी तरह से मसूर की कुछ किस्में विकसित की गई हैं। मध्य प्रदेश जो है मसूर का सबसे बड़ा उत्पादक है और वहाँ पर जो है उस जोन के लिए हमारी किस्में विकसित की गई हैं जो कि काफ़ी अच्छी हैं पैदावार देने में, और चने की किस्में भी पैदावार में काफ़ी अच्छी हैं जो किसानों के द्वारा उगाई जा रही हैं। तिलहनी फसलों की अगर बात करें, खाद्यान्न तेलों का निश्चित रूप से हम लोग जो है आयात कर रहे हैं। करीब 68,000 करोड़ रुपए का निर्यात आयात हो रहा है प्रतिवर्ष जो है, और इसमें कई सारे प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर खाद्यान्न तेलों के मामले में बन सकें। इसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमारी सोयाबीन बहुत महत्वपूर्ण फसल है। करीब 3 मिलियन टन के आसपास जो है हम अभी निर्यात कर रहे हैं सोयाबीन का तेल, और सोयाबीन हमारे देश में करीब 10 से 11 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में उगाई जाती है। लेकिन विश्व की उत्पादकता को अगर हम देखें तो वो करीब 2500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की होती है और हमारे यहाँ औसत उत्पादन जो है वो करीब 1200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का होता है। तो ये हमारी उत्पादकता कम है। इसमें कई कारण हैं और एक सबसे बड़ा कारण जो है खरपतवारों के द्वारा होने वाला नुकसान है, या कई बार असामयिक वर्षा हो जाती है तो उससे पानी बहुत ज़्यादा लग जाता है, वाटर लॉगिंग की वजह से नुकसान हो जाता है, या कई बार सारा जो है वर्षा आधारित क्षेत्र है मध्य प्रदेश का जहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन उगाई जाती है, तो वहाँ पे पानी नहीं मिलने की वजह से भी नुकसान होता है। तो सूखा और अधिक पानी और खरपतवार, ये 3 मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से हमारी उत्पादकता कम है, और इस बात को संज्ञान में लेकर के हम लोग इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। सरसों का जहाँ तक प्रश्न है उसमें यह सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि सरसों का क्षेत्रफल हम करीब इस बार बढ़ाएं। इस सीजन में सरसों का क्षेत्रफल जो है बढ़ाने का है, जिससे हम उत्पादकता को और बढ़ा सकते हैं। तो बाकी जो पाम ऑयल के ऊपर अलग से एक मिशन चल रहा है जिसमें कि पाम ऑयल का प्रोडक्शन पाम के द्वारा होता है, और उसमें उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए खासकर जो हमारे उत्तर क्षेत्रीय राज्य हैं, पूर्वी उत्तर और क्षेत्र के राज्य हैं, वहाँ पर इसकी खेती के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो ताकि रकबा बढ़ाया जाए, ताकि सबसे ज़्यादा हमारा इंपोर्ट जो है आयात वो पाम ऑयल का होता है, तो उसको अगर अपने देश में हम पैदा कर सकें तो हम इसमें आत्मनिर्भरता ला पाएंगे। इस दिशा में प्रयास हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात कहें कि पाम ऑयल के हम उत्पादन करेंगे, लेकिन सर अभी बाहर से पाम ऑयल के आयात किया जा रहा है। और सर जैसे अगर हम तिलहन की बात करते हैं, सरसों की बात करते हैं, तिल की बात करते हैं, और भी जितने तिलहनी फसल की हम बात करते हैं, तो सर उसमें कहीं पाम ऑयल के जिक्र नहीं होता है। जैसे हम मस्टर्ड खरीदने जाते हैं, सरसों तेल खरीदने जाते हैं, उसमें कहीं पाम ऑयल का नहीं जिक्र होता है कि इसमें पाम ऑयल प्लस सरसों है। तो सर आखिर ये मिलावट वाला क्या है सर? पाम ऑयल फिर उसका क्या यूज होता है, कहाँ यूज होता है? देखिए, अब सरकार के द्वारा निर्णय ले लिया गया है कि अब जो भी तेल बाज़ार में आएगा और शुद्ध तेल आएगा, उसमें कोई मिलावट नहीं की जाएगी। पहले ये था कि पाम ऑयल जो है सभी खाद्यान्न तेलों में लोग मिलाते थे, कुछ इसकी अनुमति भी थी, लेकिन अब ये निर्णय कृषि मंत्रालय के द्वारा ले लिया गया है कि जो भी तेल मिलेगा शुद्ध मिलेगा, उसमें कोई मिलावट नहीं की जाएगी, तो ये समस्या नहीं रहेगी। पाम ऑयल जो है वैसे तो
इतने बड़ी मात्रा में आता है, लोग खा भी रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पाम ऑयल के अंदर एक अम्ल होता है, फैटी एसिड, जिसको हम पामटिक एसिड बोलते हैं, और ये सैचुरेटेड फैट होता है और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में आयात करते हैं और इसकी खपत हो रही थी, अलग अलग तेलों में मिल करके लोग बनाते थे ब्रांड, बट अब उसके ऊपर प्रतिबंध लग गया है। सर, IRI आपके जो संस्थान हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है और ये सर पूरे देश भर के लिए एक तरह से मिसाल के रूप में है। यहाँ से एक नीति जारी किया जाता है। अभी सर हाल फिलहाल में सरकार का बल है, सरकार ने फोकस किया है कि हम एजुकेशन पॉलिसी में सुधार कर रहे हैं। सर आपके यहाँ कुछ सुधार के क्या कोई गुंजाइश है या सुधार करने के लिए कोई सर ड्राफ्ट आपने बनाया है जिसके लिए सर स्टूडेंट के जो आने वाला जो समय है उसमें कुछ फ़ायदा हो सके? निश्चित रूप से सुधार की गुंजाइश तो हमेशा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नई शिक्षा नीति में कृषि शिक्षा की दिशा और दशा क्या होगी, इसके ऊपर लगातार चर्चा हो रही है। हमारे संस्थान के अंदर भी चर्चा हुई और परिषद के महानिदेशक महोदय ने भी मीटिंग सभी संस्थानों की थी, खासकर जो हमारी डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें कि IRI को यह दर्जा मिला था 1958 में। इसके अलावा हमारे पास जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन है मुंबई में। ये सारे संस्थान जो हैं शिक्षा का कार्य कर रहे हैं। और विशेष रूप से पूसा संस्थान की अगर बात करें तो यहाँ से जो शिक्षा प्राप्त करने के बाद लोगों ने देश विदेशों में सभी जगह जाकर अपनी सेवा दी है और अपना नाम कमाया है। करीब 4 जो हैं पूसा संस्थान के पूर्व छात्र विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए हैं, जिसमें डॉक्टर स्वामीनाथन हैं, डॉक्टर वासल हैं, डॉक्टर राजाराम हैं और प्रोफेसर रतनलाल हैं, प्रोफेसर रतनलाल। तो ये लोग विश्व खाद्य पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। संस्थान के लिए बहुत गौरव की बात है। आगे और इसके अलावा विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में जितने कुलपति हैं उनमें काफ़ी संख्या में लोग पूसा संस्थान के छात्र रहे हैं। वैज्ञानिक के रूप में तो यहाँ के छात्र जाकर के काम अलग अलग जगहों पर कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में भी काम कर रहे हैं। और नई शिक्षा नीति में जहाँ तक कृषि शिक्षा की बात है तो जो सरकार के द्वारा मुद्दे उठाए गए हैं उसके ऊपर हम लोग पूरी तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्रयास तो ये रहा है कि हमारी शिक्षा जो है वो रोज़गार उत्पन्न करे, ये सबसे बड़ा हमारा प्रयास रहेगा। आज अगर हम सही माने में देखें तो हमारे छात्र जो हैं आमतौर पे कृषि विश्वविद्यालयों से और जगहों से भी उनको असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरी लग जाए बहुत खुश होते हैं, परिषद में वैज्ञानिक बन जाए बहुत खुश होते हैं, या किसी निजी क्षेत्र की कंपनी के अंदर काम करने लगे उससे वो संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन सारी शिक्षा कृषि से संबंधित प्राप्त करके कृषि से संबंधित कोई व्यवसाय शुरू करने का प्रयास वो कभी नहीं करते हैं, बहुत कम संख्या में करते हैं। पीछे हम लोग जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कई प्रोग्राम अपने संस्थान में चला रहे हैं और मैं अक्सर देखता हूँ कि जो IIT के ग्रेजुएट्स हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के पढ़े हुए लोग हैं, वो लोग कृषि के क्षेत्र में आकर के काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन कृषि के छात्र कृषि में कार्य बहुत कम करते हैं, नौकरियों के पीछे ज़्यादा भागते हैं। नई शिक्षा नीति की सबसे ज़्यादा जोर इस बात के ऊपर है कि हम ऐसे मानव संसाधन का विकास करें जो आत्मनिर्भर हों। जब वो आत्मनिर्भर होंगे तो खुद अगर कृषि से संबंधित व्यवसाय शुरू करेंगे, कृषि भी आत्मनिर्भर होगी, किसान भी आत्मनिर्भर होगा। इस दिशा में आत्मनिर्भर किसान की दिशा में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा जो है दूसरी बात नई शिक्षा पद्धति की जो कही गई है वो यह है कि हमारी शिक्षा जो है बहुविषयी होनी चाहिए, उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी होनी चाहिए। आदमी के ओवरऑल जो उसकी पर्सनालिटी है उसका विकास होना चाहिए, तो इसके ऊपर जोर देना है। वैसे कृषि के क्षेत्र में अगर हम देखें तो हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास जो है हर तरह के विषय हैं, जिसमें सोशल साइंसेज भी हमारे पास हैं, एक्सटेंशन डिवीज़न है, इकोनॉमिक्स डिवीज़न है। तो इसके अलावा जो है करीब 25 से 25 विषय हैं जिसमें कि हम MSc और PhD की डिग्री देते हैं। और सोशल साइंस मौलिक अनुसंधान के विषय जो हैं प्लांट फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, माइक्रोबायोलॉजी है। तो एक तरह से एग्रीकल्चर
की जो शिक्षा रही है वो बहुविषयी रही है, कुछ और उसमें विस्तार करने की ज़रूरत है, वो हम लोग करेंगे। इसके अलावा दूसरा ये था कि अभी जैसे बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स जो है 4 साल का होता था, तो नई शिक्षा नीति में ये कहा गया है कि हमको मल्टीपल एग्जिट और एंट्री की व्यवस्था की जाए। अगर 1 साल का ही कोर्स करने के बाद या 2 साल के कोर्स करने के बाद कोई आदमी निकल के जाता है तो उसको हम कोई डिग्री दे सकें, डिप्लोमा दे सकें, ताकि उसका प्रयोग करके वो जाकर के कहीं नौकरी के लिए अपना काम शुरू करना चाहता है तो शुरू कर सके, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, विश्वविद्यालय हैं दूसरे देशों में, उनके साथ भी मिल करके, क्योंकि अगर हमको विश्व स्तर का बनना है तो विश्व में क्या हो रहा है उसको भी हमें देखना समझना ज़रूरी है, तो उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। चौथी जो महत्वपूर्ण बात है नई शिक्षा नीति की जो कही गई है वो ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कृषि की अगर हम बात करें तो बहुत सारे कवि रहे, जैसे घाघ की कविताएं अक्सर आप सुनते हैं, और उसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं जिनका अपनी सोच के आधार पे उसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो सकता है, और उन सारे दृष्टिकोण के ऊपर भी बहुत अनुसंधान करने की ज़रूरत है। तो हम जो हमारी स्थानीय परंपरा रही है, जो पारंपरिक ज्ञान रहा है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करके, उसका सार निकाल करके उसको हम किस तरह से आगे विस्तार कर सकते हैं, इसके ऊपर भी ध्यान हम लोग देंगे। और जितने मुख्य बिंदु हैं नई शिक्षा नीति के, कृषि के क्षेत्र में हम सबका समावेश करके आगे बढ़ेंगे। सर, आप जेनेटिक्स से जुड़े हुए हैं, प्रधानमंत्री के लगातार कोशिश है और लगातार आह्वान भी साइंटिस्ट से कर रहे हैं कि लैब टू लैंड तक, यानी जो अगर लैब में हो रहा है काम उसको ज़मीन तक, ज़मीनी स्तर तक उतारा जा रहा है या नहीं, इस पर लगातार फोकस कर रहे हैं। सर, आप क्या देखते हैं जिस तरह से भारत के विभिन्न क्षेत्र हैं, अगर हमें नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, साउथ इंडिया की बात करते हैं, हिमालयी क्षेत्र की बात करते हैं, वहाँ पर सर क्या यहाँ से जो रिसर्च कार्य हो रहे हैं वहाँ के ज़मीन पर उतर रहे हैं? ये बात आपने जो कही, मैं बताना चाहूँगा इसमें कि संस्थान के द्वारा एक तो मैंने चर्चा किया जो हमारा मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम है, उसमें संस्थान के वैज्ञानिक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के जितने संस्थान हैं, 106 संस्थान पूरे देश में हैं, हर संस्थान के वैज्ञानिक मेरा गांव मेरा गौरव कार्यक्रम के तहत किसानों से सीधे जुड़े हुए हैं। और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो उसी संस्थान के द्वारा विकसित तकनीकियों को किसानों के पास लेकर के जाएं। किसी और संस्थान के द्वारा देश में कहीं भी अगर एक उन्नत तकनीकी का विकास किया गया है, उन्नत किस्म का विकास किया गया है, तो वो वैज्ञानिक उसको किसानों तक ले जाते हैं और उसका परीक्षण करते हैं, देखते हैं उपयुक्त है या नहीं है। इसके अलावा किसानों तक जल्दी से जल्दी तकनीकियों को ले जाने के लिए हमारा एक प्रयास कृषक सहभागिता बीज उत्पादन, अगर हम फसलों की किस्मों की बात करें, धान की नई किस्म विकसित हुई, गेहूं की नई किस्म विकसित हुई, तो हमारा संस्थान तो इतना बड़ा संस्थान नहीं है। हमारे पास कुल ज़मीन जो खेती योग्य है अनुसंधान के लिए है करीब 500-600 एकड़ के ऊपर हम करते हैं, तो वो हमारी ज़मीन जो है सिर्फ अनुसंधान के लिए ही पर्याप्त है, व्यावसायिक स्तर पे बीज उत्पादन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो एक बार जो जब नई किस्म बन जाती है तो हम उसकी कई वैकल्पिक व्यवस्था करते हैं, जिसमें कि हमारे एनसीआर रीजन के अंदर 120 किलोमीटर के क्षेत्र में, और इसी तरह से सभी संस्थान कर रहे हैं, तो हम विशेष रूप से 120 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों को चिन्हित करते हैं और वो किसान, उनको हम बीज उत्पादन उनसे करवाते हैं, उनके खेत पे करवाते हैं। हमारी देखरेख में बीज उत्पादन होता है, मौलिक बीज हम देते हैं और जिस तरह से हम कहते हैं उस तरह से वो बीज उत्पादन करके और वो हमारे पास ले करके आते हैं। तो उस बीज को फिर हम प्रोसेस करके और पैकेजिंग करके संस्थान से बेचते हैं। अब देखिए, वही किसान अगर सामान्य उत्पादन कर रहा है, धान की अगर हम बात करें, बासमती धान की, तो बाज़ार में जब जाएगा तो उसको बासमती धान का रेट 2500 रुपये से लेकर के 3000 रुपये क्विंटल का मिलेगा। जब वही किसान हमारे लिए बीज उत्पादन का कार्य करता है और जब हमारे पास बीज लेकर के आता है तो उसको हम लोग करीब 6500 रुपये प्रति कुंटल दाम देते हैं। तो उसको आमदनी जो है दोगुनी हो गई बीज उत्पादन से अगर वो जुड़ा तो। दूसरा सीधे फ़ायदा ये हुआ कि हमसे जुड़ने के बाद बीज उत्पादन की तकनीक को सीख करके हमने देखा है कि 60-70% से अधिक हमारे जो बीज उत्पादक किसान थे वो खुद अपनी कंपनी बना लिए।
तो छोटी छोटी कंपनी उनकी विकसित हो गई। तीसरा इसका सीधे फ़ायदा हुआ कि जब वो कंपनी बना करके बीज उत्पादन करने लगे अपने क्षेत्र में, तो अपने क्षेत्र में ही उत्तम गुणवत्ता का बीज सारे किसानों को, उनके आसपास के पड़ोसी जो हैं उनको मिलने लगा। तो इसी प्रकार जो हमारी गेहूं की किस्में जैसे हमने विकसित की, HD 3086 एक किस्म भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की रही, 205 लोगों को हमने लाइसेंसिंग किया। एक तो किसानों के माध्यम से भी उत्पादन किया, इसके अलावे बहुत सारे छोटे छोटे किसान जो कंपनी अपनी बनाए हैं रजिस्ट्रेशन करके, उनके साथ हम जब लाइसेंसिंग करते हैं तो वो भी बीज उत्पादन करके किसानों को देते हैं। तो इससे किसान का सशक्तिकरण हुआ, उत्तम गुणवत्ता वाला बीज स्थानीय स्थान पर मिला और उससे उत्पादकता में वृद्धि हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। तो अभी आपने डॉक्टर AK सिंह जी से भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां हासिल की। इसके साथ ही हमारे आज के आत्मनिर्भर भारत के इस अंक में बस इतना ही। अगली बार फिर आप सभी से होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। विपदा कोई भी हो, पर किसान है सुरक्षित। AIC है ना। भारत सरकार द्वारा स्थापित फसल बीमा विशेषज्ञ कंपनी। आपने महिला किसान के बारे में जो सुझाव दिए हैं उसकी प्रशंसा कृषि मंत्री ने ही नहीं विशेषज्ञों ने भी की है। वाह सिनूरी देवी, महिला किसानी में तुम्हारा नाम का हो गया, तुम तो आसमान में उड़ने लगी हो। सिनूरी देवी को बेस्ट महिला किसान का अवार्ड दिया जाएगा। ये आपका है। किसानी की प्रेरणा तो हमें आपसे ही मिली है। तुम आवाज लेने नहीं जाओगी। गांव हंटर बाबू का देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे। आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर। कृषि में क्या है उन्नत प्रौद्योगिकियां? कैसे करें रोग निदान? कैसे पहचाने उन्नत बीज? क्या है मुश्किलें, क्या है निदान? कौन सी नस्लें, क्या है प्रावधान? हर बात का रखें ध्यान हमारे देश के कृषि संस्थान, कृषि शिक्षा और अनुसंधान। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। हमारे पकवान ही हैं हमारी विरासत। यहाँ हर थाली में दिखती है भारतीय परंपरा। यहाँ आबो हवा में बसती है सेहत। ये शुद्ध देसी भोजन ही है हमारी पहचान। देखिए हमारी पाकशाला,